नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नाउ भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ फूलन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष अरविंद कुमार बिंद जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो भी देखने वाले दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं। शुरू करेंगे अरविंद जी आपसे। 2024 का चुनाव क्योंकि नजदीक आ रहा है और ऐसे में जितनी भी पार्टियां हैं अपनी अपनी पूरी तैयारियां काफी जोरों शोरों से कर रही हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मुद्दे होंगे आप लोगों के और किन मुद्दों पर सरकार को सबसे पहले काम करना चाहिए? देखिए, हमारा समाज तो खास तौर से निषाद समाज, मछुआ समुदाय जो है वो आरक्षण की मांग कर रहा है। और आरक्षण का लॉलीपॉप दे करके भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017, 2019 और 2022 में भी समाज के लोगों को वोट देने का काम किया, लेकिन आज तक समाज को आरक्षण मिला नहीं, सिर्फ समाज को मूर्ख बनाया जा रहा है। दूसरा ये है कि हम लोग का समाज नदियों के किनारे रहता है। हर साल बाढ़ आती है, समाज के लोगों का घर बह जाता है। हमारा समाज आर्थिक रूप से और भी कमजोर होता जा रहा है। और ये सरकार सिर्फ समाज का वोट लेना चाहती है, समाज के लिए कुछ करना नहीं चाहती। लेकिन तो इसीलिए हमारी फूलन क्रांति। सत्ता में बैठी सरकार और विपक्षी वो तो लगातार कहते हैं कि हमने जो है वो पिछड़े दलित वर्गों को कई सारी सुविधाएं दे दी, आरक्षण दे दिया और कई सारी बातें करते हैं। उसके बावजूद कहाँ ऐसा हो जाता है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो है और ये निषाद जो लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं। क्योंकि हाल ही में अभी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का भी एक बयान आया था। उन्होंने कहा कि निषादों का खून गर्म हो चुका है और अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करके निषादों को उनका हक, उनका आरक्षण दिलवाएंगे। देखिए, संजय निषाद जो है वो संजय निषाद एक बात कहते हैं कि हम निषाद राज लाना चाहते हैं। देखिए, वो निषाद राज नहीं ले पाए, लेकिन वो परिवार राज ला दिए हैं। और संजय निषाद का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि हमारा परिवार आगे बढ़ जाए, हमारे बच्चे आगे बढ़ जाए, हमारी बहुएं आगे बढ़ जाए। समाज से इनको कोई मतलब नहीं है। उसका मैं दो चार एग्जाम्पल देता हूँ, आप थोड़ा समय दीजिएगा हमको। पहली चीज ये है कि इन्होंने समाज के लोगों को कहा कि समाज के लोगों, आप हमें मदद करो, हम आपको आरक्षण दिलाएंगे। आरक्षण के नाम पर आंदोलन हुआ। आंदोलन में हमारे समाज का एक बेटा अखिलेश निषाद मारा गया। और अखिलेश निषाद मारा गया और ये चुनाव में घूम 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 के कह रहे थे कि जब हम सरकार में चले जाएंगे तो उसकी सीबीआई जांच कराएंगे। तो इस समय संजय निषाद सरकार में है तो उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? पहला सवाल मेरा। दूसरी बात यह है कि आरक्षण के नाम पर 2019 से बीजेपी के साथ है। 2019 में बीजेपी को कह के वोट दिलाए। 2022 में समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। अब फिर 2024 आया है। जब जब चुनाव आता है इनको आरक्षण याद आता है। और तब तब ये समाज के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। हम ये कहते हैं कि दो बार बीजेपी को हम लोगों ने आरक्षण के नाम पे वोट दिया है। तीसरी बार वोट देगा समाज तो उसका क्या भरोसा है कि ये समाज को आरक्षण दिलाएंगे? तो मैं ये कहता हूँ कि राजनीति में विचारधारा एक महत्वपूर्ण अंग होता है। जिस नेता के पास विचारधारा नहीं है वो समाज को कभी आगे लेके नहीं जा सकता है। और मैं यानी ये आपका मानता हूँ कहना। कि किसी भी दल और पार्टी जो सत्ता में रहती है, अगर कोई भी समाज अपने मुद्दे को सॉल्व करने के लिए आंख बंद करके उसको वोट देगा तो समाज का कभी हल नहीं होने वाला है। तो मैं ये मानता हूँ कि ऐसे नेताओं को और ऐसी पार्टियों को समाज को एक साथ संगठित होकर के और इनको हरा देने की जरूरत है, तब जाकर के समाज के मुद्दे को सॉल्व करेंगे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि संजय निषाद की विचारधारा नहीं है, वो किसी विचारधारा पे यानी जो बात वो कहते हैं उस पे वो सक्रिय नहीं रहते हैं, वो अपनी बातों को, अपने वादों को पूरा नहीं करते हैं। जिस तरीके से जनता कहती है कि 2000 जैसे जैसे चुनाव का समय आता है, नेता आते हैं, विधायक आते हैं, अपने वादे लेकर के आते हैं और जैसे ही वादे खत्म हो जाते हैं, चुनाव खत्म हो जाता है, उनके वादे भी उसी तरह खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। अब देखिए, इन्हीं की बात बता रहा हूं मैं कि संजय निषाद जी के बेटे को धमकी दी गई तो ये जा करके मुख्य सचिव से मिल करके आ गए कि हमारे बेटे को मारने की धमकी दी जा रही है। लेकिन आरक्षण के नाम पर हजारों निषादों समाज के लोगों के ऊपर मुकदमा आज भी लामबंद है। लोग अपना घर जमीन बेच करके उसका हर्जाना भर रहे हैं, लेकिन उनका मुकदमा वापस कराने के लिए कभी किसी से मिलने के लिए नहीं गए। तो ये नेता जो है ये सिर्फ और सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाने वाले नेता हैं। इन्होंने जब से ये गए हैं, समाज का कोई एक मुद्दा बताइए जिसको संजय निषाद ने समाज का सॉल्व करने का काम किया है। जो भी मुद्दे हैं, पहले निषाद समाज को
मछुआ आवास आता था तो 3,05,000 का आता था, ये उसको नहीं बढ़वा पाए। जितने भी ठेका पट्टा है समाज को, जो ये मंत्री बने हैं तो समाज को मिलना चाहिए, लेकिन बड़े बड़े नदियों का ठेका पट्टा फॉरवर्डों को मिला हुआ है। तो इनके सत्ता में जाने से लाभ सिर्फ और सिर्फ इनको हुआ है, इनके परिवार को हुआ है। इनका एक बेटा बीजेपी से विधायक बन गया, एक बेटा बीजेपी से सांसद बन गया, वो बीजेपी से एमएलसी बन गए, मंत्री बन गए। समाज को क्या मिला है भाई, समाज को क्या दिया इन्होंने? समाज को तो ये सिर्फ यही कहा जा मिला है। सकता है, ये कहा जा सकता है कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष जो संजय निषाद हैं वो सिर्फ अपने परिवार वालों को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने के भी दावे करते हैं वो। देखिए, मुख्य देखिए, जिस व्यक्ति की विचारधारा न हो वो राजनीति में लंबे समय तक सरवाइव नहीं होता है। जैसे एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ मायावती जी की। मायावती जी कहती हैं कि हम दलितों की नेता हैं, और जो सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पे करता है, वो अगर पैसा लेकर के उनके पास चले जाए तो टिकट देने का काम वो करती हैं। इसी विचारधारा के कारण मायावती जी खत्म हो गई। जब वो 4 बार मुख्यमंत्री रही, वो आज एक विधायक पर आके रह गई। तो जो मुख्यमंत्री रहा है, जब अगर वो विचारधारा पे न चल करके खत्म हो सकता है, तो अभी ये मंत्री बने, इनकी तो कोई विचारधारा ही नहीं है। और आप समाज के किसी भी ग्राम सभा की मैं बात कर रहा हूँ, मैं 25-30 जिलों में भ्रमण करता हूँ, हमेशा चलता रहता हूँ। आप ये कहीं भी चले जाइए, ये मंत्री हैं, जितना लोग इनको देख के इकट्ठा नहीं होंगे उससे ज्यादा लोग मेरे को देख के इकट्ठा हो जाएंगे, हमारे लोगों को देख करके इकट्ठा हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि हम लोग समाज के हक और अधिकार के लिए लड़ने वाले लोग हैं, और ये लोग परिवार को आगे बढ़ाने वाले नेता हैं। ये अब तक यही सिद्ध हुआ है। इन्होंने कोई भी इनके नेता हो एक काम ये बताया जो ये समाज के लिए किए हैं। इन्होंने अभी तक सत्ता में जा करके तमाम बातें करते थे, लेकिन सत्ता में जाने के बाद एक काम इनके पास नहीं है बताने का जो ये समाज के लिए किए हैं। देखिए, चूंकि आप भी एक अध्यक्ष हैं, एक पार्टी से अध्यक्ष हैं, आपसे जानना चाहूंगी कि नेताओं के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि एक नेता होने के साथ साथ वो एक समाज सेवी भी हो, जनता की समस्याओं को भली भांति वो समझे भी। क्योंकि आपने अभी बताया कि आप भी लोगों से जाते हैं, क्षेत्र में लोगों से रूबरू होते हैं, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या जो सत्ता में बैठे लोग हैं या जो विपक्ष के बैठे हुए लोग हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, इसके वजह से ये मात खा जाते हैं? देखिए, बात यह है कि जो नेता सत्ता में जाता है वही समाज का भला कर सकता है। और ऐसा नहीं है, समाज में बहुत सारे नेता हुए जो समाज के लिए काम किए। मैं बहुत सारे नेताओं का आपको नाम गिना सकता हूँ, जो आज भी आप क्षेत्र में जाएंगे तो लोग उनको, जैसे मनोहर लाल निषाद जी हैं, आप जाइए उन्नाव के क्षेत्र में, उधर जाएंगी, आज भी लोग उनको भगवान की तरफ पूछते हैं। इसलिए कि समाज के लोगों का वो काम करते थे, समाज के लोगों के लिए उन्होंने रोड बनवाया, समाज के लोग थाने कोर्ट कचहरी में जाते थे, उनकी मदद करने का काम करते थे। लेकिन ये जो नेता है वो बेचारे चले गए। दूसरी एक नेता थी फूलन देवी जी, हमारे समाज की नेता थी। वो किसी भी जगह उनकी रैली होती थी तो समाज के लोगों को बुलाना नहीं पड़ता था, समाज के लोग उनका नाम सुन करके चले जाते थे, और समाज के लोग उनको मानते थे, वो समाज की वो आवाज उठाती थी। लेकिन ये जो लोग हैं, ये लोग सिर्फ व्यक्तिवाद की राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं। इनके लिए सारे जो नेता हैं, जो समाज के लोगों को सिर्फ ये समझते हैं कि ये भीड़ है, इनको इकट्ठा करके बेचने का काम करते हैं। दूसरी एक चीज ये है, हम लोग की बात आती है। देखिए, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग सत्ता में नहीं है, फिर भी अगर समाज के लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो वहां जा करके लड़ने का काम करते हैं, और उनका जो हक और अधिकार जो हमसे हो सकता है हम करने का काम करते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि सत्ता में जब एक विचारधारा वाला नेता जाएगा, विचारधारा वाली एक पार्टी जाएगी, तो समाज का भला होगा, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। जी, बिल्कुल। आपसे देखिए एक और भी चीज़ इंडिया गठबंधन पे जानना चाहेंगे। इंडिया गठबंधन पे क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में टूट-पट की जा रही है और ऐसे में नेता जो हैं, जो विपक्ष दल के नेता हैं, जो इंडिया अलायंस से जुड़े हुए हैं, वो दावा कर रहे हैं कि अभी हमारे बीच खटपट चल रही है। लेकिन आगे चल के जो है ये खटपट खत्म हो जाएगी और हम लोग जो है इंडिया मोर्चे के साथ अपनी पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएँगे। क्या कहेंगे इस पे? आपको क्या लग रहा है कि इंडिया अलायंस अगर आती है, इंडिया अलायंस से कोई अगर प्रधानमंत्री बनता है, कोई अगर मुख्यमंत्री बनता है, उत्तर प्रदेश की बागडोर उसके हाथ में आ जाती है, देश की बागडोर उसके हाथ में आ जाती है, तो क्या देश
प्रगति करेगा, देश प्रगति के रास्ते पे जाएगा, और जो भारतीय जनता पार्टी का काम जो ठप पड़ा हुआ है, क्या उसको पूरा करेगा? देखिए, यकीनन करेगा। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि इंडिया गठबंधन मजबूत है। अब इंडिया गठबंधन के लोगों को ये चाहिए कि सभी लोगों को समेट करके, जो लोग छूटे भी हैं, सबको एक जगह इकट्ठा करके लेकर के चलें। और ये काम इसलिए होगा क्योंकि इंडिया गठबंधन कोई एक विचारधारा नहीं है, उसमें छोटे छोटे दल मिलकर के हजारों विचारधाराएं हैं। और सत्ता के बारे में कहा गया है कि कोई भी सत्ता जब पूर्ण बहुमत के साथ आती है तो वो कमजोर नहीं, वो काम नहीं करती है। सत्ता मजबूर होनी चाहिए, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए। जब सत्ता मजबूत नहीं होती है, मजबूर होती है, तो जनहित का काम होता है। अब तक का इतिहास यही बताता है राजनीति का, कि जब जब मजबूर सरकार बनी है तब तक देश हित और समाज हित में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए। तो हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक विचारधारा थोपना चाहती है। ये लोग सिर्फ एक विचारधारा पर देश को लेकर के चलना चाहते हैं, जबकि हमारा देश छोटी छोटी विचारधाराओं से मिलकर के ये गुलदस्ता बना है। ये लोग सिर्फ एक रंग के फूल को रखना चाहते हैं, तो उससे ये समाज और देश आगे नहीं जा रहा है, और ये सब देख रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी, जितने भी छोटे दल हैं जो काम कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार सरकार में आ गई तो इस देश के संविधान को खत्म कर देगी। तो संविधान ने ही हमें वोट देने का यानी जो अधिकार बात दिया है, जो कही एक जा रही है, अखिलेश यादव द्वारा ये बात जो कही जा रही है कि संविधान को खतरा है, भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने की बात कर रही है, बदलने की बात कर रही है, इसमें सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस देश में अमीर शासन करे, गरीब न रहे। और संविधान ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसने गरीब आदमी को वोट देने का अधिकार दिया है, जिसके कारण वो सत्ता को परिवर्तन कर सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको ही खत्म करना चाहती है। वो चाहती है कि इस देश में सिर्फ अमीर राज करे, गरीब सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए। तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के लोग मजबूती से काम करेंगे। जो बड़े नेता हैं उनको ये चाहिए कि सबको जोड़ करके और इकट्ठा करके मजबूत होकर के इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हमारा देश आगे जाएगा, और जो गरीब गुरबा है, जो सबसे पीछे लोग हैं, उनको भी न्याय मिलेगा। राम मंदिर पर क्या कहेंगे? विपक्षी कह रहे हैं लगातार कि राम मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, राम राज का नाम लेकर के, और उस पे एक बहुत बड़ी राजनीति, 2024 का चुनाव आ रहा है, बहुत बड़ी राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। आप कितने सहमत हैं इस बात से? क्या आपको वाकई लग देखिए, रहा ये है कि इस बात पर राजनीति हो रही है? बिल्कुल हो रही है। अब देखिए, राम मंदिर की बात है। देखिए, अगर हम राम को मानते हैं तो राम शास्त्रों से ही तो सिद्ध होता है कि राम है। शास्त्र को अगर माना जाए तो राम को माना जाएगा। तो शास्त्र भी तो सर्वोपरि है, शास्त्र ही तो हमको बताता है कि नहीं राम थे। इससे पहले कौन जानता है? लेकिन जिस शास्त्रों में व्यवस्था है, आपने मंदिर अभी अधूरा है, आपने उसका उद्घाटन कर दिया। अरे घर बना नहीं, आप ले जा करके कहते हैं कि उसका गर्भगृह, ये कर दो। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि गर्भगृह बन चुका है, और गर्भगृह में जो है वो रामलला को स्थापित करना था, रामलला को गर्भगृह में स्थापित करना था, वो हमने कर दिया। देखिए, अगर ये मान लीजिए कि जो बड़े बड़े शंकराचार्य हैं उन लोगों ने कहा कि हम लोग दशहरा के दिन उसका उद्घाटन करना चाहते हैं, जिस दिन जिस लिए मनाया जाता है रामचंद्र जी के लिए। हम ये कहते हैं कि अगर आप ये देश के लिए करना चाहते हो तो आप कंप्लीट होने देने जाते, क्या फर्क पड़ जाता है उससे? जब आप उस पर राजनीति नहीं कर रहे हो तो कंप्लीट हो जाता। अरे राम तो किसी एक व्यक्ति के तो है नहीं, वो तो सबके हैं भाई। सब उनकी पूजा करते हैं, सब उनको अपना आराध्य मानते हैं। दूसरा एक चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी इवेंट बनाती है। ये राम मंदिर बना करके, और इन लोगों ने इसको इवेंट करने का काम किया ताकि हमारे पक्ष में वोट जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि चलिए, भगवान है हमारे, वो आस्था के विषय है, वो होने चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या राम मंदिर बन जाने से क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी? जो हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, इस देश में अब ऐसी व्यवस्था हो गई कि 80 करोड़ 5 किलो राशन के लिए वेट कर रहे हैं। क्या इस देश के लिए गौरव का विषय है क्या? मैं ये मानता हूँ कि
वो हमारे आस्था का विषय है और राजनीति अलग है। राजनीति और आस्था ये दोनों का मेल नहीं होना चाहिए, और अगर दोनों का मेल होता है तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। और हम ये कहते हैं कि क्या सिर्फ इस मुद्दे से हमारे देश और समाज का भला नहीं होने वाला? अच्छा, राम मंदिर बन गया, कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आया बताइए। हम ये कहते हैं कि चलिए आस्था है उसको मानिए। भारतीय जनता पार्टी उसके नाम पर वोट लेना चाहती है, लेकिन ये षड्यंत्रकारी पार्टी है। और अभी आपने देखा कि अगर राम मंदिर पे ही इनको पूरा वोट मिल जाता तो बिहार में क्या जरूरत थी सरकार गिराने की। तो ये लोग साम दाम दंड भेद चारों तरफ से राजनीति करते हैं, और मुझे लगता है कि जो भी लोग देश और संविधान को बचाना चाहते हैं उनको संगठित होकर के इनके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़नी चाहिए। एकजुट होकर के इनको जब तक हराएगा नहीं तब तक इस देश का भला होने वाला नहीं। बिहार की राजनीति की पलट की बात कही आपने, नीतीश कुमार पर क्या कहेंगे? क्योंकि एक समय नीतीश कुमार ने ये कहा था, मरना पसंद करूंगा लेकिन वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना पसंद नहीं करूंगा, पार्टी में जाना पसंद नहीं करूंगा। वहीं अमित शाह का भी बयान आया था, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार अगर बैक ले रहे हैं तो वापस भारतीय जनता पार्टी में उन्हें नहीं लिया जाएगा। अब वापस से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली और सारी चीजें सामने है सबके। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से राजनीति में विचारधारा का अपना कोई महत्व ही नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो रहेगा वो सही है। वो वॉशिंग मशीन में धुला हुआ है, वो सबसे अच्छा है। जो उनके खिलाफ जाएगा वो बेकार है। यही नीतीश कुमार को वो लोग गाली देते थे, आज वही उनके साथ आ गए हैं तो बहुत अच्छे आदमी है, विकास इस पुरुष है। बात में कितनी सच्चाई दूसरी है? इस बात में कितनी सच्चाई है दू, कि ईडी और सीबीआई की रेड के डर से नीतीश कुमार वापस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना चाह रहे हैं? देखिए यही तो, देखिए नीतीश कुमार जी ने तो एक एग्जाम्पल सेट किया है कि उनके जैसा। देखिए पहले जो हमारे नेता थे जैसे लाल लाल बहादुर शास्त्री जी थे, एक रेल दुर्घटना हो गई जबकि वो ट्रेन नहीं चला रहे थे, लेकिन रेल दुर्घटना हो गई, उन्होंने उसका जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दे दिया। हमारे नेता पहले इसलिए लोग उनको सम्मान करते थे, उनको सत्ता नहीं अपने लोगों से प्यार था। लेकिन ये आज के जो नेता हो गए हैं, खास तौर से नीतीश कुमार जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि इनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। दूसरा देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ईडी और सीबीआई, ईडी और सीबीआई पहले ये थोड़ा पर्दे में होता था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है सबको ये पता है कि ये उन्हीं की एजेंसी बन के रह गई है। इसमें जिस जो भी नेता अगर थोड़ा बहुत सही है, जो इनके खिलाफ खड़ा होता है, उसके ऊपर ये लोग ईडी सीबीआई लगा करके उसको परेशान करने का काम करते हैं। लेकिन दूसरी एक चीज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के इतिहास को नहीं जानती है। जो भी तानाशाह जितना ज्यादा तानाशाही करता है उतनी ही मजबूती से इस देश की जनता उसको उखाड़ करके फेंकने का काम करती है। और यकीनन आप देखिएगा कि अगर सारे लोगों ने मिल करके और सही प्रयास किया तो इनको इस बार इस देश से हटाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। एक समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कल रात एक पोस्टर देखने को मिला जिसमें नीतीश कुमार और ओपी राजभर दोनों की फोटो लगाई गई थी और उसमें उन्हें लिखा गया था पलटू राम। क्या कहेंगे इसको लेकर के कि वाकई आपको लगता है कि ये दोनों के दोनों नेता जो हैं, बिहार से नीतीश कुमार और सुहेल देव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, दोनों के दोनों पलटू राम है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के बाहर कल रात पोस्टर देखा गया और फिर सुबह में अगर देखने की कोशिश की गई उस पोस्टर को हटा दिया गया था। नहीं नहीं, ये तो सही है। देखिए, वहाँ आप नीतीश कुमार को ले लीजिए और यहाँ पलटू चाचा जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये भी वही है, परिवार वाले ही हैं। इनके पास भी जो परिवार के मुख्य लोग हैं वही डिसीजन लेते हैं। दूसरे लोगों का वहाँ कोई महत्व नहीं है। वहाँ जो बेटा कहेगा वही होगा, जो पिताजी कहेंगे वही होगा। और दूसरी, इनकी कोई विचारधारा नहीं है और इनकी कोई औकात भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, अकेले पलटू चाचा चुनाव लड़े। हेलो। जी, आपकी आवाज कट रही थी। जी वो, जी जी, वो यहाँ इनके पास भी ये अपने दम पे एक सीट ये जीत नहीं सकते हैं। तो इन लोगों की विचारधारा ये है कि समाज के लोगों को इकट्ठा करें
और इकट्ठा करके और अपने परिवार का भला करें। इनके बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ कि इनके यहाँ जो बढ़िया पेटी लेके जाएगा उसको टिकट मिलेगा, चाहे वो जिला पंचायत का हो, और चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो। इनके पास जो गरीब गुरबे कार्यकर्ता जो नीचे से मेहनत करने वाले हैं, उनको ये लोग आगे बढ़ाने वाले नेता नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि इन लोगों का ज्यादा दिन तक का जीवन भी नहीं है। जीवन इन द सेंस राजनीतिक। मेरे कहने का मतलब है कि इनकी कोई विचारधारा अगर नहीं है तो लंबे समय तक ये लोग राजनीति में टिकेंगे नहीं। ऐसे लोगों का अस्तित्व राजनीति से खत्म हो जाएगा। और इस उसका पर एक अरुण प्रमाण है कि राजभर आप का देख लीजिए इस कि पर अरुण भारतीय राजभर का भारतीय जनता पार्टी ने इनको ये कह करके बुलाया कि मंत्री बनाएंगे, और आज ये 1 साल से पीछे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन इनको भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनाने ये का तो काम नहीं कहते हैं कि किया मुझे मंत्री बनने का लालच नहीं है, मैं मंत्री बनने के लिए नहीं गया हूँ भारतीय जनता पार्टी में। मैं अपने जो भी अरे ओपी राजभर का ये शुरू हमेशा बयान आता रहता है। जी, अरे शुरू में ये गए थे तो यही कह रहे थे। इन्होंने तो डेट भी बता दिया था। इनके एक बेटा है, उन्होंने न्यूज चैनल पे बैठ करके डेट भी बता दिया था कि फला डेट को हम मंत्री बनेंगे। तो जब आपको मंत्री बनने का शौक नहीं था तो डेट बताने की क्या जरूरत थी। दूसरी ये बात है कि इसी भारतीय जनता पार्टी का आपने विधानसभा में क्या क्या नहीं कहा। वो शब्द हम लोग राजनीतिक होने के नाते, राजनीति में एक शब्द की मर्यादा होती है, उस शब्द को भी हम नहीं कह सकते हैं। जब आप इतना बुरा बुरा किसी के बारे में कह सकते हो और उसके बाद उसी के साथ जाके समझौता करते हो, तो इसको तो फूक करके चाटना कहते हैं ना, इसको विचारधारा कहाँ कहते हैं। तो ऐसे लोग देखिए, यही लोगों ने तो राजनीति को गंदा कर दिया है। संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, ऐसे लोगों ने ही तो आकर के राजनीति का स्तर गिरा दिया है। नहीं तो हर समाज का एक अपना महत्व होता था। इन लोगों की वजह से समाज का भी महत्व कम होता है। समाज को भी आका जाता है कि, अब जैसे उनकी वजह से राजभर समाज को भी आका जाता है कि बिकाऊ है, संजय निषाद की वजह से निषाद समाज को आका जाता है कि बिकाऊ है। बिकाऊ तो ये नेता है, समाज थोड़ी बिकाऊ है। इनकी वजह से समाज के लोगों को कुछ नहीं मिल पा रहा है। जाते जाते देखिए, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस देश के लिए काम कर लेगी? और कितने पार, यानी 2024 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, दिन रोज कम होते जा रहा है, ऐसे में इंडिया अलायंस कितना पार ले जाएगी? जनता उनके कामों से कितने कितनी संतुष्ट होगी, जो उन्हें जैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि हम 400 पार, देश में 400 पार हो जाएंगे, तो आपको क्या लग रहा है इंडिया अलायंस कितने पार? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि पूर्ण बहुमत की सरकार देश में नहीं बननी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि जो भी रीजनल पार्टियां हैं, ये मिला जुला करके सरकार बनेगी तो देश में अच्छा काम हुआ है। जैसे हमारे पुराने समय का मैं बता दे रहा हूँ, ओबीसी समाज को मंडल कमीशन मिला। मंडल कमीशन ओबीसी समाज को आरक्षण दिया, सबसे बड़ा ओबीसी के लिए क्रांतिकारी कदम था। वो भी सरकार बनी थी तो कॉल्यूशन की सरकार थी। मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश में जितने भी बड़े फैसले हुए हैं, अगर एक व्यक्ति एक विचारधारा की सरकार रहेगी तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारा देश तभी आगे बढ़ सकता है जब एक मजबूर सरकार बने, जिसमें सारे लोग मिल करके काम करें। और जब सारे लोगों का उसमें दबाव रहेगा तो मैं ये मानता हूँ कि दबाव में ही सही आकर के देश और समाज के हित में लोगों को काम करना पड़ेगा। यानी जो कहा दूसरी जाता है है कि कि खिचड़ी इंडिया खि- गठबंधन पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको थोड़ा तेजी लानी चाहिए। ये लोगों को अपनी रणनीति अब डिक्लेयर करके बहुत जल्दी कैंडिडेट घोषित। यानी ये कहा जा सकता है कि मैं मिली मानता जुली हूँ खिचड़ी कि ज्यादा पसंद करती है जनता, या फिर जो एक कहा जाता है कि अगर खिचड़ी में सारी चीजें मिली हुई हो, सारी सब्जियां अगर हो, तो ही वो खिचड़ी अच्छी बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। अब बिल्कुल नहीं बनती है। अब आप ये बताइए कि इनकी सरकार चल रही है ना 10 साल से, क्या किया है देश के लिए? एक निर्णायक काम बताइए जिसकी वजह से देश का भला हुआ हो। इन्होंने जो भी काम किया है जिसकी वजह से आज देश फिर से हमारा 50 साल पीछे चला गया है। आप अगर कहा जाएगा कि एक एक बहुमत की सरकार से अगर देश आगे बढ़ता तो हमारे देश को और आगे जाना चाहिए। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो मजबूर सरकारें वो रही हैं, वो की हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर इनकी सरकार अच्छी है तो जातिगत जनगणना कराएं ना, क्या दिक्कत है भाई?
हर जाति के लोग कितने हैं, उसमें जनसंख्या पता चल जाएगी, किसके पास कितना धन है वो पता चल जाएगा, किसके पास कितनी नौकरी है, अच्छी सारी चीजें पता चल जाएगी। तो उसके हिसाब से आदमी फिर प्लान करके और उनको जो भी चीजें सुविधाएं नहीं है उनको वो उपलब्ध कराया जा सकता है। लेकिन इनको तो सिर्फ अमीरों के लिए काम करना है ना। 10 साल में ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का काम करने का काम की है। अमीर अमीर हुआ है, गरीब गरीब हुआ है। तो हम तो ये कहते हैं कि देखिए, कोई भी सरकार है, सत्ता कहा जाता है कि सत्ता जब एक तरफा हो जाती है तो वो किसी की बात नहीं सुनती है। अगर उसके ऊपर दबाव होता है सारे दलों का, तो सत्ता के लोग उनकी बातों को सुनते हैं और देश हित और समाज हित में काम होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि इस देश में किसी की भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बननी चाहिए। इस देश में सब लोग की मिली जुली सरकार बननी चाहिए, ताकि ये देश आगे जाए और सब विचारधाराओं का सम्मान हो, सबका सम्मान हो, सब आगे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, आपका, आपने टाइम दिया अपना। तो बने रहिएगा हमारे साथ, आगे आपको और भी आपसे बात करेंगे, क्योंकि आप आज जिस मुद्दे पर बात किए हैं, आपकी बातें जो है वो आम जनता इससे काफी संतुष्ट होगी, हमें ऐसा लगता है। क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने कि पूर्ण बहुमत के साथ अगर किसी की सरकार बनती है तो उसे गिरने में भी टाइम नहीं लगता है, बहुत बुरी तरीके से गिरती है। और साथ ही साथ अगर सबकी मिली जुली सरकार होगी तो सबकी अपनी अपनी राय होगी, और अपने अपने राय पर अगर वो काम करते हैं तो इससे देश जो है वो आगे प्रगति पर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद।